हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GKGS विद शुभम में। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिस टॉपिक का नाम है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में जिसे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। क्या है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्यों दिए गए हैं हमारे संविधान में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक हैं, इन तमाम बातों की हम चर्चा आपके इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए करते हुए हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DPSP की। तो क्या है DPSP? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, एक सबसे पहले हम एक पेज लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक ये पेज ले लिया, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमने एक पेज ले लिया। देखिए, हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो गया था, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। कब? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज छोड़ के जाने लगे। अंग्रेज छोड़ के जाने लगे। अब अंग्रेज कैसा भारत छोड़ गए थे? जब अंग्रेज आए थे तब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जब देश गए, जब इस देश को छोड़ के गए थे तो हमारे पास क्या बचा था? एक गरीबी। क्या बचा था? गरीबी। मजदूर, क्योंकि वो ही बना के चले गए हम लोग, मजदूर। और एक बेहतर भविष्य का सपना लिया हुआ एक भारत, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो बेहतर भविष्य का सपना लिए हुए भारत, यानी कि कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, इस आस में हम भारतीयों ने आज़ादी ली। और आज़ादी के बाद समस्या थी कि अब इस देश की तरक्की कैसे हो, इस देश का विकास कैसे हो। तो हमारी संविधान सभा ने सरकार को, किसको? सरकार को कुछ निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए? कि आप जैसे कोई पॉलिसी बनाएंगे, यानी कोई नीति बनाएंगे, उस नीति में इन DPSP का, यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, DPSP का आप ध्यान रखेंगे। यानी कि संविधान ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि कैसे आप देश का विकास कर सकते हैं। तो इसी को मूर्त रूप हमारे संविधान ने दिया, ठीक है। बात करते हैं हम DPSP की। तो भाग 4 में संविधान की, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मौलिक अधिकार वाले लेक्चर में, कि हमारे जो मूल संविधान में 22 भाग थे। जो 22 भाग थे उसमें भाग जो चौथा भाग है उसमें DPSP के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कहाँ से लिए गए हैं? तो GOI यानी कि भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया से 1935 से ये लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिए गए हैं, ठीक है। क्यों लिए गए हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया था, ताकि सरकार को दिशा दी जा सके, यानी कि सरकार को ये बताया जा सके कि आपको इस दिशा में काम करना है। गरीबों के लिए विशेष आपको काम करना है, महिलाओं के लिए उनकी स्थिति सुधारने के लिए आपको काम करना है। तो इन तमाम कामों को जो करना है आपको, उसके लिए सरकार ने क्या किया था? उसके लिए संविधान ने इन अधिकारों को दिया, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे देख लेते हैं जल्दी से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 की, यानी कि आर्टिकल नंबर 36। क्या कहते हैं आर्टिकल नंबर 36? कहता है, भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, हमने एक आर्टिकल पढ़ाया था, आपको एक अनुच्छेद पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर, कौन सा? आर्टिकल नंबर 12, जिसमें राज्य शब्द की डेफिनेशन बताई गई। और जैसा राज्य उसमें होता था वैसा ही राज्य इसमें है, यानी कि राज्य की परिभाषा जो इस आर्टिकल में है वही इस आर्टिकल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आ गए अपने आगे देखते हैं अनुच्छेद 37, यानी कि आर्टिकल 37। इसमें क्या है? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, यानी कि मौलिक अधिकार वाले लेक्चर में,
कि मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, आर्टिकल नंबर 32 के तहत चले गए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 226 यानी 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी चले गए, सीधे सीधे मतलब बिना अपीली प्रक्रिया के आप सीधे सीधे चले गए, ठीक है। आप सीधे चले गए। लेकिन क्या है, टीपीएसपी जो है अगर वो लागू नहीं होती, यानी उन्हें सरकार लागू करे, ये सरकार के ऊपर बाध्य योग्य नहीं है, यानी अगर मुमकिन हो तो उन्हें लागू करे, नहीं तो ना करे, ठीक है। तो जैसा कि हमने मूल अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें टॉपिक में देखा था कि उसको सरकार को मानना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सरकार बाध्य योग्य नहीं है, मान भी सकती और नहीं भी मान सकती है। आगे इसी में कहा गया है आर्टिकल नंबर 37 में कि इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, यानी कि मान लो इसमें जैसे कुछ अगला आर्टिकल जैसे ये 38 है, इसमें कहा गया लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य मोटा मोटा समझ लीजिए कि सरकार गरीब से गरीब तबके के बारे में सोचेगा, यानी कि आप लोगों ने देखो, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, क्या देखी होगी कि एक निश्चित समय सीमा तक, एक निश्चित समय सीमा कह गए, एक निश्चित आय से, जो आय होती है ना आदमियों की, तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित आय तक आपको छूट दी जाती, किसमें, इनकम टैक्स में, किसमें, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में आपको छूट दी जाती है एक निश्चित सीमा तक। निश्चित सीमा मतलब लगभग 3 लाख 3.5 लाख, यानी कि इसमें आपको छूट दी जाती है, यानी कि इतना धन आपके पास है तो इस पे कोई कर यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर का अगर कोई आपके पास है तो आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा उस धन पे। अब उस धन पे टैक्स देना पड़ेगा, इस पे क्यों नहीं ले रहे? तो ये जो आप देख रहे हैं ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए किया जा रहा है, मतलब इसमें जो गरीब लोग हैं, जैसे आप जानते हैं 3 लाख इतनी बड़ी रकम नहीं होती 12 महीने में, समझ रहे। तो जो एक निश्चित सीमा से ज़्यादा का जो धन रखते हैं, जैसे कि 3 लाख से 3.5 लाख से ऊपर जो धन रखते हैं उन पे इनकम टैक्स लगता है। तो उन पे इनकम टैक्स उनके द्वारा दिया गया रुपया, यानी उन्होंने कुछ मनी दी, वो मनी ऐसे गरीब लोगों के कार्य में लगाई जाती है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो इसी को हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला इसी में एक पॉइंट है कि नीति बनाते समय ध्यान रखिएगा। कौन ध्यान रखेगा? देखिए, जैसे राज्य कोई पॉलिसी लेके आया, हमने अभी बताया था, जैसे राज्य कोई नीति बनाई राज्य ने, तो राज्य उस नीति में इस बातों का ध्यान रखेगा। किन बातों का? जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, ठीक है, सारा रुपया यानी सारा धन जो है वो एक व्यक्ति के पास इकट्ठा ना हो सके, ऐसी राज्य नीतियां बनाएगा। तो देखते हैं भाई, ठीक है। अगला आर्टिकल कहता है मेरा, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 38। चलिए अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल है 38। ये क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। हमारा आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा कौन? राज्य करेगा, ठीक। कौन करेगा? राज्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए अगले आर्टिकल में चलते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 39। इसमें क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व। अनुसरणीय मतलब राज्य को कुछ तत्वों को ध्यान में रखना। अब वो तत्व कौन से हैं जिनको ध्यान में रखना है? देखिए मतलब मैं इसमें चाहता तो और भी कुछ इस PDF में डाल सकता था, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है मेरा। अभी जो है ना कि जैसे जैसे मैं अभी इसमें डाल रहा हूँ वीडियो जिस चैनल में, इसमें अभी मेरी ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँच पा रही हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका केवल अभी एक थोड़ा सा आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये आर्टिकल है। और जब भी मैं इसका पूरा मतलब इसको विस्तृत में डालूंगा, एक एक आर्टिकल को जो मैंने मूल अधिकार पढ़ाए हैं, क्योंकि जो मूल अधिकार वाला टॉपिक था वो एक टॉपिक अगर हम कंप्लीट करें तो लगभग 4 घंटे खा लेगा, अकेले आराम से खा सकता है, ठीक है। और 4 से 5 घंटे भी आप मान लो। तो लेकिन ये जो DPSP हैं
ये भी काफ़ी लंबे सेशन हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे शॉर्ट से शॉर्ट में कंप्लीट किया जा सके। तो आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि राज्य कुछ अनुसरणीय तत्वों को ध्यान में रखेगा। कैसे? जैसे कि इसमें लगभग 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट कौन से हैं? इसका पहला पॉइंट जैसे कहता है, इसका पॉइंट नंबर पहला कहता है कि सभी, चाहे वो मैन हो या आदमी, यानी सभी मैन या वुमेन, यानी कि आदमी या औरत, सभी आदमी औरत दोनों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। यानी कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी और जो जेंट्स हैं उनके लिए भी समान वेतन हो सके। ठीक है, यानी कि राज्य ऐसा नहीं करेगा कि जो मेंस यानी कि आदमी हैं उनको अलग वेतन दे और औरतें हैं उनको अलग वेतन दे, ऐसा राज्य नहीं करेगा। यानी कि सभी लोगों को समान वेतन देगा। अब समान वेतन मतलब समान आजीविका के लिए समान वेतन। ठीक है, इसी आर्टिकल के तहत है, इसी अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, और फिर बात करते हैं इसी में एक पॉइंट और है, पॉइंट हम दूसरा मान सकते हैं। पॉइंट दूसरा कहता है कि राज्य संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार करेगा, यानी कि राज्य के पास संसाधन हैं, संसाधन मतलब मोटा मोटा समझ लो पैसा, जो पैसा है वो ऐसे बांटेगा कि इसका अधिकतम लोगों को लाभ हो सके। यानी कि कोई भी पॉलिसी जो सरकार बनाएगी वो प्रत्येक, यानी कि नीचे से नीचे, गरीब से गरीब लोगों तक उसकी आखिरी बूंद पहुंच सके, ऐसी सरकार पॉलिसी बनाएगी। इसी में कहता है। ठीक है, और कहता है जैसे राज्य आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करेगा, यानी कि केंद्रीकरण को रोकेगा। केंद्रीकरण मतलब जैसे जो पैसा है, जैसे आप सुनते हैं कि दुनिया में 10% लोगों के पास इतना पैसा है कि दुनिया में 90% लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मतलब धन का केंद्रीकरण है, एक विशेष के लिए केंद्रीकरण हो गया। तो सरकार इस केंद्रीकरण को रोकेगा। ठीक है, और कहता है कि समान जैसे आदमी और औरतों को आजीविका के समान अवसर प्राप्त कराएगा। ठीक है, ये भी इसी में कहता है। तो ये तमाम पॉइंट इसी आर्टिकल में। अगला कहता है आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है, 39A में, राज्य निःशुल्क न्याय एवं विधि सहायता प्रदान करेगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या है, इसमें राज्य जो है वो क्या करेगा? निःशुल्क एवं विधिक सहायता देगा। यानी कि आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई मुकदमा हो जाता है मान लो आपको मुकदमा हो गया, कोई आप पे मुकदमा किसी ने कर दिया, किसी ने। अब आप बहुत गरीब आदमी हैं, आपको केस लड़ने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई? आप केस हार जाओगे, आपको सजा हो जाएगी। जब आपको सजा हो जाएगी तो ये तो फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हुई। ये तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि ये गरीब को तो जो मन, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो गरीब को दबा लेगा आराम से। तो इसके लिए क्या किया गया? सरकार ने क्या किया था कि एक आर्टिकल इसमें जोड़ा जिसका नाम है आर्टिकल 39A। इस आर्टिकल के तहत सरकार ने क्या किया? ये आर्टिकल जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार में ये आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है इंदिरा गांधी की सरकार में ये आर्टिकल जोड़ा गया था। तो इसके तहत क्या हुआ? सरकार एक एक्ट लेके आती है, एक अधिनियम लेके आती है। उस अधिनियम का नाम क्या है? उस अधिनियम का नाम है नेल्सा। क्या नाम है? नेल्सा, NALSA, नेल्सा। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस ऑथराइजेशन। यानी कि इसकी कुछ, जैसे एक नेल्सा होती है और एक डेल्सा आपने सुनी होगी। क्या हो? डेल्सा यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। एक आपने टेल्सा, या इसको टेल्सा भी कहते हैं। जो टेल्सा होती है वो तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। तो इन प्राधिकरणों का गठन किया गया किसके द्वारा? सरकार द्वारा। इनका काम क्या था?
इनका काम था इनका काम था, ये जो एक्ट आया था इसके तहत, ये जो एक्ट आया है, जो नेल्सा वाला एक्ट है, ये एक्ट आया था, ये आपका एक्ट आया था, ये एक्ट आया था 1986 में, 86-87 मान लीजिए आप, 1987 में ये एक्ट आया था, क्योंकि 86 में आ गया था लेकिन इम्प्लीमेंट होते होते उसको 87 हो गया था। तो ये जब एक्ट आया था तो इसी के तहत नेल्सा, सेल्सा और डेल्सा, सेल्सा एक होता है जैसे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो नेल्सा, सेल्सा और डेल्सा ऐसे करके ये प्राधिकरण क्या होता है, ट्रिब्यूनल मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि आप अब जो है, अब व्यवस्था क्या है, जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आप जाइए कोर्ट में, आपको निःशुल्क एक वकील किया जाएगा आपके लिए, और वो वकील अपने ही पैसे, मतलब सरकार के पैसे से वो आपका केस लड़ेगा, आपको उचित न्याय व्यवस्था दिलाएगा। ये आर्टिकल नंबर 39A कहता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा कहता है आर्टिकल नंबर 40, क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, और ये जो ग्राम पंचायतों की स्थापना करना है ये गांधी जी के विचार से प्रेरित है। किससे? गांधी जी के। देखो ऐसा है क्या था कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जब संविधान बन रहा था, तो तभी बीच में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, यानी संविधान अभी बन ही रहा है, लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि संविधान जो बने वो गांव से शुरू हो, यानी कि गांव में उसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। गांधी जी गांव के पक्ष में थे, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि देश की जो अर्थव्यवस्था और मतलब जो भारत देश जाना जाता है वो गांव की वजह से जाना जाता है, कृषि की वजह से जाना जाता है। तो गांधी जी इस बात से बखूबी परिचित थे। तो गांधी जी चाहते थे कि ये जो गांव को पॉइंट ऑफ व्यू में रखे संविधान बने, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे जब मूल संविधान बना था तो उसमें केवल 2 सरकारें थी, एक केंद्र सरकार और नीचे राज्य सरकार, यानी कि गांव के बारे में तो कोई बात भी नहीं की गई थी। तो क्या होता है, गांधी जी के विचार को अमल में लाने के लिए एक संविधान संशोधन क्या, एक एक्ट लाया जाता है, संविधान संशोधन भी किया जाता है। लेकिन क्या होता है, काफ़ी इसमें चर्चा चली, जैसे कि राजीव गांधी सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए इस बारे में राजीव गांधी सरकार ने भी कदम उठाए हैं, और भी जो तमाम सरकारें थी उनने कदम उठाए, लेकिन इसको मूर्त रूप, जो फाइनली रूप दे पाए वो थे अपने प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिंह राव जो थे, इन्होंने 1992 में 1992 में 2 संविधान संशोधन किए मेनली। उसमें एक संविधान संशोधन का नाम है, क्या नाम है? एक संविधान संशोधन का उसमें नाम है ठीक है, तो एक संविधान संशोधन का नाम है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। एक तो ये किया, ठीक है, और इसके जस्ट बाद किया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये 2 इन्होंने संविधान संशोधन किए मोटे मोटे। इसमें क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, इसमें इन्होंने संविधान में एक अनुसूची जुड़वाई। क्या जुड़वाई? एक अनुसूची जुड़वाई, संविधान में एक अनुसूची जुड़वाई, और उस अनुसूची का नाम था, नाम क्या था? उस अनुसूची का नाम था 11वीं अनुसूची। क्या? 11वीं अनुसूची। और इसमें एक नया अनुसूची जोड़ के इसमें एक आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 233A से लेके आर्टिकल 230O तक इसमें आर्टिकल जोड़े गए, और इसमें कहा गया, इसमें पंचायतों का गठन किया गया। इस आर्टिकल के तहत पंचायतों का गठन किया गया, इस आर्टिकल के तहत। तो इस आर्टिकल के तहत पंचायतों का गठन किया गया, ठीक है। और
ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत नगर पालिकाओं का गठन किया गया। नगर पालिका, जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं अभी चुनाव होने वाले हैं प्रधानी के, जिन्हें आप प्रधानी के कहते हैं चुनाव, वो बेसिकली इन पंचायतों के चुनाव है, ठीक है। और इन पंचायतों के चुनाव में क्या करती है सरकार, इन्हीं का उपयोग कर, देखिए आप लोग तो जानते होंगे, एक निर्वाचन आयोग केंद्र के और राज्यों के चुनाव कराता है, और एक निर्वाचन आयोग इन पंचायतों का चुनाव कराता है। किनका चुनाव कराता है? पंचायतों का चुनाव कराता है। तो इसी आर्टिकल के तहत, यानी कि आर्टिकल नंबर 34 के तहत जो है ना, जो आज हम अभी वोट देंगे ना, वो इसी आर्टिकल के तहत देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल है हमारा 41। इस आर्टिकल 41 में क्या है? आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार है, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सहायता का अधिकार कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य उपलब्ध कराएगा। किसको? कुछ मामलों में व्यक्तियों को। अब कुछ मामले क्या हैं? देखिए, जैसे आपने देखा होगा एक स्कीम चलती है, एक स्कीम चलती है वृद्धा पेंशन योजना, सुनिए। तो जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना जो है ये चलती है। और आपने एक सुना होगा मनरेगा, सुना? यानी कि मनरेगा, जो भी मतलब मनरेगा तो लगभग सभी ने सुना होगा, काफ़ी पुरानी स्कीम है। तो इसमें क्या है, मनरेगा में काम का अधिकार है। किस? मनरेगा काम का अधिकार देता है। ये जो काम का अधिकार देता है, ये एक सरकार की बहुत अच्छी, मतलब मैं कहूँ तो ये सरकार द्वारा उठाया गया बहुत अच्छा कदम था। क्योंकि इसमें क्या किया गया था, जब ये लाया गया था शुरुआत में, तो लोगों को इसमें आश्वासन दिया गया था कि साल में 100 दिन, तो साल में 100 दिन, ठीक है, यानी कि आदमियों को, व्यक्तियों को 100 दिन तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कितने दिन? 100 दिन। 100 दिन काम का अधिकार दिया गया था साल में। अगर सरकार 100 दिन काम नहीं दे सकती है, यानी व्यक्तियों को काम नहीं दे पाई, तो सरकार इतनी मजदूरी, 100 दिन की उन्हें मजदूरी देगा, चाहे वो काम दे पाए या ना दे पाए। बहुत अच्छी स्कीम थी, ठीक है। तो ये जो काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सहायता का अधिकार, सहायता वाला आपको उदाहरण दिया कि वृद्धा पेंशन योजना जो है, यानी जो पेंशन आदि योजनाएं हैं, ये इसी के लिए दी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला अनुच्छेद कहता है कि राज्य लोगों को न्याय संगत व मनोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। यानी कि आपने सुना होगा एक यानी कि एक आपने, यानी कि जो महिलाएं, स्त्रियां नौकरी करती हैं, तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है। यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को उचित देखभाल के लिए उन्हें मैटरनिटी लीव मिलती है, जो मातृत्व छुट्टी जिसे कहा जाता है। उसके तहत क्या होती है, इसके तहत उन्हें मतलब छुट्टी दी जाती है कि आप अपने बच्चों को संभालिए, और जब आप स्वस्थ हो जाएं तब आप अपने काम पे दोबारा लौट सकती हैं। तो इसके लिए, यानी कि इसके लिए इन्हें छुट्टी मिलती है, किन्हें? महिलाओं को। इसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया था, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसके तहत ही इन्हें छुट्टी मिलती है, ठीक है, आदि मतलब और भी कई सुविधाएं इसके तहत मिलती है। तो राज्य क्या, इसमें क्या कहा गया, बेसिकली इसमें कहा गया है कि राज्य लोगों को न्याय संगत व मनोचित दिशाएं उपलब्ध कराएगा। यानी कि जैसे लोग हैं उन्हीं की दशा से न्याय उपलब्ध कराएगा। जैसे कि प्रेग्नेंट स्त्री है, जो प्रेग्नेंट स्त्री है, उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो दूसरे लोगों की तरह वो बेहतर काम कर पाए। तो इसके लिए उसकी पर्याप्त देखभाल के लिए उसे छुट्टी भी दी जाती है, और न केवल छुट्टी दी जाती है, इन छुट्टियों में उसकी जो सैलरी होती है, इन छुट्टियों में उसकी जो सैलरी होती है वो बराबर चलती रहती है। यानी कि उसका मतलब कोई सैलरी नहीं कटती है, और वैसे और जो सैलरी वगैरह कुछ नहीं करती है, और उसको विशेष सुविधाएं भी कई दी जाती हैं। तो ये सरकार न्याय संगत, जो यानी कि न्याय संगत मानव उचित जो दशाएं हैं वो उपलब्ध कराती है व्यक्तियों को, यानी कि विशेषकर स्त्रियों को। आदमियों को भी कराती है, बताएंगे कब कराती है। चलते हैं अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगले आर्टिकल का नाम है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 43। इसमें क्या है,
राज्य जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। यानी कि राज्य, जैसे कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में क्या होता है हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने सुना होगा कि कई मजदूर संघ जो हैं सड़कों पे आ जाते हैं, हड़तालें हो जाती हैं। क्या होता हो जाती हैं? हड़तालें हो जाती हैं। तो ये क्यों होती हैं? देखिए, ये इसका बेसिकली काम होता है, यानी कि जो मोटा मोटा काम होता है वो होता है वेतन को लेके। यानी कि मजदूरों का वेतन नहीं है, उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये लाते हैं। अब इसके लिए ले आते हैं, फिर क्या होता है? फिर क्या करती है सरकार? तो सरकार के ऊपर ये दबाव रहता है कि जैसे मान लो मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो बिल्कुल देश ठप्प पड़ जाएगा। तो सरकार के ऊपर ये दबाव रहता है कि इस आर्टिकल के तहत कि वो लोगों को इतना तो वेतन दिलाए, यानी कंपनी वालों से इतना तो कहे कि आप इतना तो इन्हें वेतन दीजिए, यानी कि इनका जो जीवन निर्वाह है वो आराम से होता चले जाए। तो आर्टिकल नंबर 43 इसी बात के लिए कहता है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल, दो आर्टिकल है। एक का नाम है आर्टिकल नंबर, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो हमने बड़ा कर लिया है। एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 43 ए और एक आर्टिकल है 43 बी। ये दोनों आर्टिकल क्या है? ये दोनों आर्टिकल जो है विशेषकर ये उद्योग से संबंधित है। जैसे आर्टिकल इसमें कहा गया है, इस वाले आर्टिकल में जिसका नाम है 43A, इसमें कहा गया है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाएगा। श्रमिकों की भागीदारी मतलब जैसे इसी आर्टिकल के तहत आपने सुना होगा ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो भारत में ट्रेड यूनियन है ना, उसका आधार जो है ना यही आर्टिकल है, ठीक है। अगला आर्टिकल है 43B। इसमें क्या है? राज्य सरकारी संस्थाओं की स्थापना करेगा, यानी सहकारी। सहकारी क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा, ये मतलब बेसिकली आप इसमें मोटा मोटा समझ लो, इसमें भी जो सहकारी संस्थाएं हैं, मजदूर आदि की जो संगठन, ये भी इसी आर्टिकल के तहत बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला आर्टिकल है, अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल नंबर 44। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल, आपने अभी हाल ही में एक केस सुना होगा, उस केस का नाम था 3 तलाक। सुना है? जरूर सुना होगा। क्या होता है 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आता है। वो केस किसका था? वो केस था सायरा बानो। किसका? सायरा बानो वर्सेस भारत संघ, वर्सेस भारत संघ। ये केस था। क्या था? ये जो व्यक्ति थी ना सायरा बानो, इनके पति ने इनको तलाक 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 कह दिया। अब जब तलाक 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 कह दिया तो मुस्लिम धर्म के अनुसार भाई, क्योंकि जैसे मुस्लिम धर्म में ये था कि अगर किसी को 3 बार तलाक बोल दो तो उसका तलाक हो जाता था, ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बात गलत है। तो इसके लिए सरकार को बताया कि भाई आप कुछ ऐसा वो कानून बनाइए जो 3 तलाक को ख़त्म करे, और इसके ऊपर सरकार ने जल्दी फैसला उठाया। और आप जानते हैं जल्दी 3 तलाक को अपनी वर्तमान सरकार द्वारा ख़त्म कर दिए गए, ठीक है। तो अगले चलते हैं, अगला लिए चलते हैं। इसको एक सेकंड साफ कर लें, ठीक है। अगला आर्टिकल है, अगला ये देखो महिला, इसमें एक आर्टिकल और मतलब एक एक्ट लाया गया था, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986। ये अभी से नहीं चल रहा है, काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर अभी आते आते अभी इसका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे चलते हैं बिना देर किए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 45। इस आर्टिकल का जिक्र मैंने आपको जो फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे उसमें भी किया गया है। जिन लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो वो देख लें जाके, ठीक है। इस आर्टिकल में क्या किया था मैंने, ये जो 45 आर्टिकल है इसमें क्या कहा गया कि राज्य 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा व देखभाल करेगा, ये आर्टिकल कहता है। इसी की विषय वस्तु को चेंज करते हुए आप जानते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 किया गया, और इसी के तर्ज पर हमारा संविधान में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल में से 21A जोड़ा गया जो हमें शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 46 कहता है राज्य
SC ST व समाज के दुर्बल वर्गों का ध्यान रखेगा। दुर्बल वर्गों का ध्यान रखेगा मतलब जैसे इनके हितों को कोई मतलब नुकसान ना पहुंचाए, तो इसके लिए इनका ध्यान रखेगा। आपने एक नई बात सुनी होगी, जैसे आपने एक नया संविधान संशोधन पढ़ा होगा, जिनने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जिन लोगों ने पढ़ा हो वो जानते होंगे कि एक संविधान संशोधन किया गया, जैसे 103वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया। इसमें क्या किया, आर्थिक आधार पर जनरल कैटेगरी के लोगों को, किनको, जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% का क्या दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, आरक्षण दे दिया गया। तो क्या होता है आरक्षण, किसी दिन आपको बताएंगे कि क्या होता है आरक्षण। फिलहाल ये समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल नंबर, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 47। ये आर्टिकल क्या याद है, देखिए ये आर्टिकल कहता है पोषक आहार उपलब्ध कराएगा, पोषक आहार उपलब्ध कराएगा, नशीली वस्तुओं का सेवन जो है वो बंद करेगा। कौन, सरकार। ये जो शराबबंदी आपने सुना है, जैसे बिहार में आप सुनते हैं शराबबंदी है, तो वो बिहार में शराबबंदी का आधार भी यही आर्टिकल है। ठीक है, तो जो शराबबंदी है इसी आर्टिकल है। अब वो बात अलग है, सरकार भाई नहीं कर पा रही है, वो बात अलग है। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी आर्टिकल नंबर 37 में आपको बताया था कि ये राज्य के लिए बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि इन्हें लागू कराने के लिए आप सरकार से लड़ नहीं सकते, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते इत्यादि। ठीक है, देख लेते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा 48। अब 48 क्या कहता है, राज्य कृषि एवं पशुपालन को व्यवस्थित करेगा। ठीक है, यानी कि इसी के तहत जो दुधारू पशु हैं, जैसे गाय, जैसे अपनी गाय भैंस, इनकी हत्या पर सरकार ने रोक लगाई है। ठीक है, एक अधिनियम भी लेके आया था, पर्यावरण एवं वन्य संरक्षण अधिनियम जो है ना, वो लेके आई थी, यानी कि 1972 में। ठीक है, तो ये तमाम तरह के एक्ट सरकार लेके आई थी। इस एक्ट के तहत बेसिकली पशुओं की सुरक्षा की गई थी। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट टाइगर भी सुना होगा, हालांकि वो प्रोजेक्ट टाइगर पालतू पशु नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब पशुओं को बचाना तो राज्य की धरोहर है भाई, उन्हें बचाया जाएगा। ठीक है, तो अगला आर्टिकल की हम बात करते हैं। अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 48A कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करिए। पर्यावरण की रक्षा मतलब जैसे आपने सुना होगा अभी जैसे आपने अगर आप थोड़ा बहुत भी मतलब जागरूक रहते हैं तो आपने सुना होगा, आज पर्यावरणविदों ने ये कहा वो कहा। अभी जैसे अपना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी कि जो अपनी नई संसद है ना, वो बन रही थी, तो पर्यावरणविदों ने कहा था कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दे दिया था। ठीक है, फिलहाल वो काम चालू है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो पर्यावरण की रक्षा करेगा, ये इसी आर्टिकल के तहत है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 49। इसमें कहा गया राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और विरासतों को संरक्षण देगा। कैसे देगा, जैसे आपने सुना होगा कि रेलवे अपनी संपत्ति है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं, तो इसको नुकसान ना पहुंचाएं, यानी कि ये जो संपत्ति इत्यादि है, इसकी रक्षा कौन करेगा, सरकार करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर की नोट, हालांकि वो उसकी भी करती है, किसकी, रेलवे की भी वही रक्षा करती है। फिलहाल इसमें कहा गया राष्ट्रीय महत्व की, जैसे अपनी लाल किला है, अपना इंडिया गेट है, इस तरह की जो स्मारक हैं, इनकी रक्षा सरकार करेगी। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 50 कहता है राज्य लोक सेवाओं व कार्यपालिका में न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। जैसे आपने सुना होगा जो IAS अधिकारी होते हैं, कौन, IAS अधिकारी होते हैं, जैसे जब वो DM बनते हैं तो DM के साथ उनका एक पद और होता है, एक होता है DM, और इसी के पैरेलल, यानी वो दो भूमिका निभाते हैं, उन्हें DC भी कहा जाता है। तो एक तरह यानी DC यानी कि जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये दोनों की भूमिका वो अकेले निभाता है। तो ये आर्टिकल जो है कौन सा, आर्टिकल नंबर 50, ये आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 50 कहता है कि राज्य लोकसभा में कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, यानी कि एक व्यक्ति इन दोनों कामों को नहीं संभालेंगे। ठीक है, हालांकि वो संभालते हैं, वो नहीं होना चाहिए इस आर्टिकल की तरह। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर है 51। वो कहता है कि जो आर्टिकल नंबर 51 है वो कहता है कि इंटरनेशनल शांति व सुरक्षा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति
और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि मतलब यानी कि भारत की जो विदेश नीति है ना, यानी कि भारत जैसे विदेशों में अपनी वो जैसे विदेशों के साथ जो नीति अपनाता है, उस नीति का आधार यही आर्टिकल है, ठीक है। यानी कि विदेशों के साथ आपने जैसे अभी अभी सुना होगा कि बांग्लादेश के दौरे पे अभी अपने मोदी जी थे हैं, उनसे इस तरह की बात है कि उन्हें एम्बुलेंस वगैरह वगैरह, ठीक है, उन्हें एम्बुलेंस दान में दी, यानी कि एज ए गिफ्ट दी, ठीक है। और इसकी कोरोना की दवाई भी उन्होंने दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जी, उनको दी थी। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं, जो अंतरराष्ट्रीय जो विदेश नीति का जो आधार है वो यही आर्टिकल है, ठीक है। तो ये थे हमारे आर्टिकल नंबर, ये हमने देख लिए अपने आर्टिकल नंबर, ठीक है, ये हमने देख लिए आर्टिकल नंबर। अभी फिलहाल में हमने आर्टिकल की चर्चा की, हमने देखा आर्टिकल नंबर 36 से, और हम सीधे चलते आए आर्टिकल नंबर 51 पे। ये हमने सारे आर्टिकल देख लिए, इनमें हमने चर्चा की थी DPSP के बारे में। अब हम अगला आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 52, जिसमें कौन है, राष्ट्रपति है, यानी कि प्रेसिडेंट। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, कैसे उसका निर्वाचन होता है, क्या महाभियोग, उन्हें हटाने की महाभियोग की जो प्रक्रिया है कैसे होती है, क्या क्या, तमाम उन बातों को हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।